गुड मॉर्निंग। कमला देवी सिंह कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं घनश्याम चोइल हिस्ट्री की क्लास से कंटिन्यू करता हूं। उससे पहले कुछ चर्चा करते हैं जो कल हमने पढ़ा था। कल हमने चर्चा की थी राव मालदेव के बारे में, उसके शुरुआती जो जीवन था उसके बारे में, जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ पर हुआ, माता पिता कौन थे, फिर बाद में उसके जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंग था उसकी पत्नी के और उसके बीच में जो विवाद हुआ था उसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। तो आज इस मालदेव के बारे में, मालदेव के जो सैन्य अभियान थे उन सैन्य अभियानों की घटना की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द और भी नए नए अपडेट मिलते रहे। तो शुरू करते हैं राव मालदेव के बारे में। मालदेव जब शासक बना, शासक बनने के पश्चात 1532 में इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के पश्चात इसका जो पहला अभियान था वो पहला अभियान था नागौर के खिलाफ। और इस समय नागौर पर जो अभियान चलाया था वो 1532 ईस्वी में ही चलाया था। और जब नागौर पर अभियान चलाया था उस समय यह नागौर का जो शासक था उस शासक का नाम आता है वीरा। इस युद्ध में ये वीरा मारा गया। युद्ध में तो वीरा मारा गया था, लेकिन इसका एक हाथी था जिसका नाम आता है दरियाव जोश। वो हाथी यहां से नागौर से चला जाता है मेड़ता। और इस समय मेड़ता का जो शासक था वो शासक था वीरमदेव। वीरमदेव के पास में चला जाता है। तो मालदेव इस वीरमदेव से, इस दरियाव जोश से हाथी को मांगता है तो वीरमदेव देने से मना कर देता है। तो इसके कारण मालदेव और वीरमदेव के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध को कहा जाता है हरियाबाड़ी का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था आपके 1535 ईस्वी में। किन किन के बीच में लड़ा गया था तो ध्यान रखना, मालदेव और वीरमदेव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। वीरमदेव यहां से भाग जाता है और भाग करके चला जाता है शेर शाह सूरी की शरण में। ट्रिपल शेर शाह सूरी की शरण में चला जाता है। इस प्रकार से मालदेव का मेड़ता और अजमेर पर अधिकार हो जाता है। प्रारंभिक ये दो अभियान थे। इनके अलावा मालदेव ने सिवाना पर भी अधिकार किया था और साथ में जालोर पर भी इसने अधिकार किया था। इसके जीवन से जुड़े हुए अगले अगर अभियान की बात करें तो एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है जिसका नाम आता है पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। और थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो मैदान है बहुत सी गाइडों के अंदर दे रखा है कि पाहेबा का जो मैदान है वो मैदान पड़ता है फलोदी जोधपुर के अंदर, जबकि ये पाहेबा का जो मैदान है वो जोधपुर में नहीं होकर के ये श्री गंगानगर के अंदर है। तो ध्यान रखना, ये पाहेबा या साहेबा का मैदान है अनूपगढ़ तहसील गंगानगर के अंदर। अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर है, ये ध्यान रखना आप। और ये युद्ध लड़ा गया था आपके 1541 ईस्वी। कब लड़ा गया? 1541 ईस्वी में। किन किन के बीच में लड़ा गया तो ध्यान रखना, ये युद्ध लड़ा गया था मारवाड़ और बीकानेर रियासत के बीच। किन किन के बीच में? मारवाड़ और बीकानेर के बीच में। मारवाड़ का इस समय जो शासक था वो शासक था मालदेव। आप ये भी कह सकते हो कि ये युद्ध है मालदेव और राव जेत सिंह के बीच में लड़ा गया था, क्योंकि इस समय बीकानेर का जो शासक था वो था राव जेत सिंह। अब ये जो युद्ध है ना, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, इस युद्ध की हमें जानकारी किससे मिलती है तो ध्यान रखना, इस युद्ध की जानकारी देने वाला जो स्रोत है बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, जानकारी का स्रोत है, और उस ग्रंथ का नाम आता है राव जेतसिंह छंद।
राव जेतसिरो छंद, और इस ग्रंथ की रचना की थी बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा द्वारा रचित ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद। इससे हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, पाइबा या साहिबा का युद्ध 1541 में मारवाड़ और बीकानेर के मध्य लड़ा गया था, या आप ये कह सकते हो कि मालदेव और राव जेत सिंह के बीच में लड़ा गया था। अब युद्ध के परिणाम की बात करा तो इस युद्ध के अंदर राव जेत सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और राव जेत सिंह का जो पुत्र था उस पुत्र का नाम आता है कल्याणमल। और कल्याणमल यहां से बोले तो बीकानेर से, कल्याणमल बीकानेर से चला जाता है दिल्ली, और उस समय दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी, देखो ये शेरशाह सूरी मूल नाम तो इसका फरीद था, और एक बार इसने एक ही झटके से शेर की गर्दन तोड़ दी थी, शेर का शिकार कर दिया था, उसके कारण इसे शेरशाह की उपाधि मिली थी, और सूरी इसका राजवंश था। शेरशाह सूरी या ट्रिपल एस आप कह सकते हो, इसकी शरण में चला जाता है कल्याणमल। यह मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो जाता है, तो यह बीकानेर का प्रशासक मालदेव ने अपने सेनापति को नियुक्त कर दिया था, और उसका नाम आता है कुंपा। बीकानेर का प्रशासक मालदेव ने किसको बना दिया था? कुंपा को बना दिया था। ये तो था महत्वपूर्ण युद्ध जो बीकानेर के साथ में लड़ा गया था। अब बात करें भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से मालदेव के द्वारा लड़ा गया जो महत्वपूर्ण है उस युद्ध के बारे में, वो युद्ध क्यों लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, इसके बारे में चर्चा करें। तो आपको बता देता हूं कि ये जो शेरशाह सूरी की शरण में गया था ना कल्याणमल, ये कल्याणमल है वो मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी को भड़का देता है। अब कैसे भड़काता है, तो पहले ध्यान रखना कि ये कल्याणमल शेरशाह सूरी से मदद मांगने जाता है कि आप मेरी सैन्य मदद कीजिए, मालदेव ने मेरे से साम्राज्य छीन लिया, युद्ध में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी इस कल्याणमल को कहता है देखो अभी तो मैं आपकी मदद करूंगा नहीं, लेकिन मौका मिलते ही या जल्दी मैं आपकी मदद करूंगा, आप पता करते रहो कि वो मालदेव करता क्या है, करता क्या नहीं है। तो आपको बता देता हूं कि मालदेव का जो दुश्मन था कल्याणमल, वो गया हुआ था शेरशाह सूरी की शरण में, और शेरशाह सूरी का जो दुश्मन था हुमायूं, वो जगह जगह भटक रहा था। तो हुमायूं ने, ध्यान रखना, मालदेव को कागज भेजा, लेटर भेजा। किसने भेजा? हुमायूं ने। कहां से? अमरकोट के अंदर रह रहा था उस समय, यहां से इसको कागज भेजा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। तो मालदेव ने कहा कि आप आइए बेझिझक, मैं आपकी मदद करूंगा। इस बात का पता चल जाता है कल्याणमल को कि जो मालदेव है वो हुमायूं की मदद करने वाला है। तो कल्याणमल इस बात की शिकायत कर देता है शेरशाह सूरी को, और शेरशाह सूरी तुरंत ही भेजता है मालदेव के पास में फरमान, और फरमान के तहत आदेश देता है। पहले बात कर रहे थे ये फरमान होता क्या है। तो वर्तमान में हम कहते हैं ना कि भाई किसी ऑफिसर ने कर्मचारी को नोटिस जारी किया, जवाब तलब किया, नोटिस जारी करके ही करते, तो यही चीज नोटिस ही था। मुगल काल के अंदर जो नोटिस जारी किया जाता था उसी नोटिस को कहा जाता था फरमान, या आप ये भी कह सकते हो कि आदेश जारी किया जाता था। आदेश है वो था फरमान। तो शेरशाह सूरी ने मालदेव को फरमान भेजा कि आपके पास में हुमायूं आएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे वो मदद मांगेगा, आप उसकी मदद नहीं करना, बल्कि उसको आप बंदी बनाओगे, और बंदी बना करके उसके समाचार आप मेरे को दोगे, ताकि मैं अपनी जो शत्रुता है उस शत्रुता का बदला ले सकूं। मालदेव ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। ध्यान रखना, 1543 के अंदर हुमायूं अमरकोट के अंदर ही रह रहा है, और यहीं पर ही रहते हुए
ये अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ में विवाह करके रंगरेलियां मनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ भारत के साम्राज्य की तरफ पे ध्यान ही नहीं दिया था। बल्कि अगर हुमायूं उस समय मालदेव से मदद लेता और मालदेव मदद करता तो आज का जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग ही होता। हम ये नहीं पढ़ते कि दिल्ली पर सहसा सूरी ने ऐसा ऐसा कुछ काम किया, क्योंकि मालदेव और हुमायूं दोनों मिलकर के फिर बाद में शासन करते थे। तो 1543 में भटकता भटकता हुमायूं आता है मालदेव के पास में, और हुमायूं और मालदेव दोनों की मुलाकात होती है। जोधपुर के अंदर एक तीर्थ स्थल है, उस तीर्थ स्थल का नाम है जोगी तीर्थ। और ये जगह कहां पर है आपके ध्यान रखना, ये जगह है जोधपुर के अंदर। यहां पर इन दोनों की होती है मुलाकात। मालदेव ने हुमायूं को मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन यह कंफर्म नहीं कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। हुमायूं वापस से चला गया। इस बात का पता चल गया कल्याणमल को। कल्याणमल ने जाकर के बात कह दी शेरशाह सूरी को कि हुमायूं आया था, उससे बातचीत की थी, वो उसकी मदद करेगा। तो शेरशाह सूरी को गुस्सा आ गया। आना लाजिमी है कि इसका आदेश की इसने पालन नहीं किया। तो शेरशाह सूरी ने तुरंत ही आदेश से वापस मालदेव को भेजा कि भाई मालदेव, तूने मेरे फरमान का उल्लंघन क्यों किया। मालदेव ने जवाब भेजा, मेरी मर्जी, मैं जिसकी बात मानूं मैं मानने वाला, आप कौन कहने वाले हो। शेरशाह सूरी ने वापस भेजा, भाई तेरी मर्जी ऐसे थोड़ी चलेगी, अब केंद्रीय सत्ता मेरे हाथ में, मर्जी मेरी चलेगी, और ज्यादा तू तेरी मर्जी की बात करता है ना तो क्या उखाड़ लेगा। मालदेव ने कहा कि अगर तू भी ज्यादा करता है तो मेरी मर्जी है युद्ध लड़ने की, आजा युद्ध लड़ लेते। तो शेरशाह सूरी ने कहा चलो युद्ध लड़ लेते। इस प्रकार से मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में दुश्मनी होती है और ये आपस में युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध के बारे में हमें चर्चा करें तो ध्यान रखना, उस युद्ध का नाम आता है गिरी सुमेल का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण है युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, या आप इसे यह भी कह सकते हो जैतारण का युद्ध, जैतारण का युद्ध। और यह मैदान पड़ता है आपके पाली में। गिरी नामक स्थान पर मालदेव की सेना का पड़ाव था, सुमेल नामक स्थान पर शेरशाह सूरी की सेना का पड़ाव था, और यह जगह पड़ती है जैतारण के अंदर। इसके कारण इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। अब बात करें ये युद्ध कब लड़ा गया तो ध्यान रखना, ये युद्ध लड़ा गया है 5 जनवरी 1544 ईस्वी। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ सेना थी मालदेव की, मालदेव को किसी का डर नहीं था, क्योंकि इसके पास में 2 वीर सेनानायक, 2 वीर योद्धा इसके पास में थे, जिनके सामने कैसा भी आ जाते थे ना, कैसा भी कितना भी शक्तिशाली आ जाता था ना सामने, फिर भी वो हार नहीं मानते थे। इतने शक्तिशाली योद्धा इसके पास में थे। और दूसरी तरफ था दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी। मालदेव के सेनापतियों की बात करें, एक का नाम जेता और दूसरे का नाम कुंपा। ये दोनों क्या थे, मालदेव के सेनापति। सेनापति का जेता और कुंपा। देखो कुछ शासक ऐसे आएंगे जिनके प्रत्येक दूधे के जोड़े के रूप में सेनापति रहेंगे, जैसे रणमल है, रणमल रतिपाल है, जेता कुंपा है, ऐसे जोड़े बहुत से मिलेंगे। आपको उन जोड़ों के हिसाब से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो मालदेव के जेता और कुंपा 2 सेनापति थे। 4 जनवरी को इस मैदान के अंदर सेनाएं आ गई थी। युद्ध लड़ा गया था 5 जनवरी को। तो 4 जनवरी के घटनाक्रम की अगर बात करें तो उस घटनाक्रम के हिसाब से देखें तो मालदेव के जो थे सेना थी, वो सेना थी लगभग, देखो अलग अलग इतिहासकार बताते हैं कि मालदेव की सेना थी 20,000 और शेरशाह
सूरी की जो सेना थी, सॉरी मालदेव की बड़ी सेना थी, बताते हैं कि 80,000 के लगभग सेना थी और शेरशाह सूरी की सेना कम थी। तो शेरशाह सूरी को लगा कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, ऐसे युद्ध जीत नहीं पाऊंगा। तो इससे शेरशाह सूरी ने अपनी रणनीति परिवर्तन की। भाई बड़ी सेना देख करके ये डर गया, तो रणनीति परिवर्तन करके शेरशाह सूरी ने लिखवा दिए जाली पत्थर, डुप्लीकेट पत्थर, नकली पत्थर, लेटर लिखवाया। कहीं लिखवाया? लेटरों के अंदर ऐसा लेटर लिखवाया। वैसे आप सोच रहे हो उस हिसाब से कोई लव लेटर नहीं लिखा था इसने, शेरशाह सूरी ने, क्योंकि यहां पर तो ये पुरुषों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था, तो लव लेटर का तो काम ही नहीं है। तो लेटर की बात करें तो इसके अंदर लिखा था टू द जेता एंड कुंपा। इस हिसाब से अंग्रेजी तो थी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस हिसाब से इसने शेरशाह सूरी ने लेटर लिखा कि भाई आपके कहे अनुसार मैंने आपके शिविर के अंदर 10-10 हजार रुपए पहुंचा दिए हैं। सुबह जब युद्ध शुरू हो तो आप अपने अपने सैनिकों लेकर के मेरी तरफ पे आ जाना और हम मारवाड़ पर अधिकार कर लेंगे। उसके पश्चात मैं तो दिल्ली लौट जाऊंगा और आप दोनों मिलकर के मारवाड़ पर शासन संचालित करना। 10,000 रुपए इसके शिविर के अंदर डलवा दिए, 10,000 रुपए इसके शिविर के अंदर डलवा दिए, 10-10 हजार डलवा दिए। अब ये जो मालदेव का शिविर था, यहां पर इसने वो जाली पत्रों की फोटोकॉपियां करवा करके यहां पर डलवा दी रात्रि के अंदर ही, और शेरशाह सूरी निर्भीक होकर के सो गया। सुबह जब मालदेव उठता है तो मालदेव देखता है यार ये कागज किसका उड़ रहा है। जैसे कागज पढ़ा मालदेव के होश उठ गए कि मेरे दोनों सेनापति उस तरफ मिल गए, हो सकता है ये झूठा हो। चेक करके आते हैं उनके शिविर के अंदर पैसे है या नहीं। तो मालदेव अपने विश्वस्त आदमियों को इनके दोनों के शिविर के अंदर भेजता है कि आप चेक करके आओ। तो शिविर में जाता है, देखते हैं तो जेता के भी शिविर के अंदर और कुंपा के भी शिविर के अंदर 10-10 हजार रुपए मिल जाते हैं। तो मालदेव को विश्वास हो जाता है कि ये दोनों के दोनों हैं वो शेरशाह सूरी की तरफ मिल गए। तो उसी रात्रि को, सॉरी उसी सुबह जब इसने ये पूरा देखे थे, तो उसी सुबह ये मालदेव यहां से हो जाता है फरार, और फरार होकर के चला जाता है सिवाना। सिवाना की पहाड़ियों का अंदर जाकर के ये शरण लेता है। पीछे जेता और कुंपा ये इतने ही बचते हैं। तो जेता और कुंपा सुबह देखते हैं कि भाई हमारा जो मालदेव है वो किधर चला गया। तो ये मालदेव का बारे में पता नहीं चलता है। तो फिर बाद में कहीं से ही इनको वो जाली पत्थर मिल जाता है। तो उस पत्थर को देख करके ये जेता और कुंपा को असलियत पता चलती है कि हमारे जो सरदार था उस सरदार को हमारे खिलाफ शेरशाह सूरी ने भड़का दिया। कोई बात नहीं, हम राजपूती सरदार है, राठौड़ी सरदार है, इनको ऐसे ही नहीं बता सकते कि हमारे अंदर क्या है, हमारे रगों के अंदर खून किस प्रकार से है। इसको सबक सिखाएंगे। उसने हमारे साथ में धोखा किया, हम इससे धोखा नहीं, आमने सामने आकर के इसको सबक सिखाएंगे। तो इस प्रकार से 5 जनवरी 1544 ईस्वी को इनके बीच में युद्ध शुरू हुआ है। जेता और कुंपा की थोड़ी सी सेना और अब शेरशाह सूरी की सेना बहुत बड़ी। दोनों वीर योद्धा जेता और कुंपा बड़ी वीरता के साथ में शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध लड़ते हैं और दोपहर तक परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि जेता और कुंपा युद्ध जीतने वाले होते हैं और शेरशाह सूरी युद्ध हारने वाला होता है। शेरशाह सूरी को लग गया अब मैं श्योर युद्ध हार जाऊंगा। तो इसने हार से बचने के लिए युद्ध के मैदान के अंदर ही लेट गया और नमाज अदा करना शुरू कर लिया। इसकी सारी सेना युद्ध के अंदर लेट गई, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बाकी के सैनिक तो नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन शेरशाह सूरी को कहां नमाज पढ़ी जा रही थी। इसके तो दिमाग के अंदर ये युद्ध बार बार घूम रहा था कि अब मैं हारने वाला हूं, अब मैं हारने वाला हूं।
तो इस आज से बचने के लिए ये तो नमाज तो नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अपने भगवान को जरूर याद कर रहा था, अपने अल्लाह को याद कर रहा था कि हाय अल्लाह, आज आज मुझे इस युद्ध से बचा दे, आज के बाद मैं कभी भी ऐसे सेना नायकों के साथ में, योद्धाओं के सामने कभी नहीं आऊंगा। तो क्या है कि कई बार भगवान से भी अगर हम सच्चे मन से अरदास करते हैं ना, तो भगवान भी वो अरदास से सुन लेता है। तो शेरशाह सूरी ने भी सच्चे मन से भगवान अपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने इसकी बात तो सुन ली, और उसी समय दिल्ली से शेरशाह सूरी का एक सेनापति जिसका नाम आता है जलाल खां जलवानी, ये जलाल खां जलवानी दिल्ली से रिजर्व सेना लेकर के आ जाता है। कहां पर? युद्ध मैदान के अंदर। अब देखो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। शेरशाह सूरी की सेना घायल थी, जेता कुंपा और इनकी जो सेना थी वो भी घायल थी, लेकिन यहाँ दिल्ली से एकदम तरोताजा सेना लेकर के जलाल खां जलवानी आ गया। युद्ध वापस शुरू हुआ। काफी देर तक इन घायलों ने संघर्ष किया और आखिरकार जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए और ये शेरशाह सूरी युद्ध में विजय होता है, तो विजय होने के पश्चात इसके मुंह से दो ही लाइनें निकलती है। पहले लाइन तो इन राठौड़ी सरदारों के बारे में कहता है, ये हल्ला आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बात कही है शेरशाह सूरी ने, किनको संबोधित करके? राठौड़ों की सेना को संबोधित करके या मारवाड़ की सेना को संबोधित करके। अब क्यों बात की? क्योंकि मालदेव जब चला गया तो जेता और कुंपा के पास में थोड़ी सी सेना बची थी, लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी को युद्ध हराने की स्थिति के अंदर आ गए थे। अगर जलाल खां जलवानी नहीं आता तो शेरशाह सूरी युद्ध हारता था। तो इसके कारण अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए, अपने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए शेरशाह सूरी ने कहा कि आज मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दूसरी बात जेता और कुंपा के वीरता के बारे में कही। किसने? शेरशाह सूरी ने। क्या बात की? तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने कहा कि काश ऐसे वीर सेनानायक मेरे पास में होते तो मैं आज संपूर्ण विश्व पर एक छत्र शासन करता था। इस प्रकार से मारवाड़ पर इसका अधिकार हो जाता है। तो अब उस मालदेव के बारे में पढ़े, उससे पहले मालदेव शेरशाह सूरी के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि 1544 में इस युद्ध के द्वारा शेरशाह सूरी का अधिकार होता है। अधिकार होने के पश्चात शेरशाह सूरी ने मारवाड़ का जो सरंसक है या मारवाड़ का यहाँ पर जो सूबेदार है वो शेरशाह सूरी ने बनाया था खवास खां को। खवास खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था और शेरशाह सूरी दिल्ली लौट गया था। इस प्रकार की घटना, या हम कह सकते हैं कि ऐसा एक युद्ध था। कई बार होता है ऐसा कि हम बगैर कुछ सोचे जल्दबाजी के अंदर फैसला ले लेते हैं तो उसका परिणाम हमारे विपरीत ही जाता है। सोचो अगर मालदेव यहाँ पर इनको छोड़ करके नहीं जाता, उन भ्रांति पत्रों से, जाली पत्रों से अगर ये भ्रमित नहीं होता तो आज यहाँ पर इतिहास ही परिवर्तन होता। आज हम ये पढ़ते थे कि दिल्ली का शासक कौन? राव मालदेव। हम ये पढ़ते, लेकिन गलतियां हो जाती। वही गलती यहाँ पर मालदेव ने की थी। और अगर मालदेव की बात करें तो ये जो मालदेव था, इस मालदेव ने थोड़ा सा, इसका रिश्ता है वो मेवाड़ रियासत से भी अच्छा बना हुआ था। कैसे? मेवाड़ का इस समय शासक था बनवीर, तो बनवीर के विरुद्ध मालदेव ने उदय सिंह को शासक बनाने में मदद की थी। किसने? मालदेव ने। किसकी? उदय सिंह की मदद की। किसके विरुद्ध? बनवीर के विरुद्ध। हालांकि कुछ समय पश्चात मालदेव और उदय सिंह के बीच में मनमुटाव हो जाता है और विवाद भी हो जाता है। फिर बात करें मालदेव के कुछ निर्माण कार्यों की, तो ध्यान रखना, जो मारवाड़ जो चित्र शैली है, या आप ये कह सकते हो कि मारवाड़ की जो चित्रकला है, उस चित्रकला का अभ्युदय काल है वो मालदेव का काल ही कहलाता है। बोले तो
मारवाड़ चित्रशैली की शुरुआत है वो राव मालदेव के शासन काल में ही होती है। फिर बात करें मालदेव के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए उनकी, तो पहला ध्यान रखना, इसने पोखरण का दुर्ग बनवाया। पोखरण दुर्ग आपको पता ही है कहां पर है पोखरण, जैसलमेर के अंदर। और इसके पश्चात इसने मालकोट का दुर्ग बनाया। अब मालकोट दुर्ग की बात करें तो ये मालकोट दुर्ग पड़ता है आपके मेड़ता के अंदर। फिर बात करें इसने और क्या बनवाया, तो ध्यान रखना इसने शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर के अंदर भी इसने बनवाया था। और ये शेरगढ़ दुर्ग है कहां पर, धौलपुर के अंदर। इसके पश्चात मालदेव ने सोजत का किला भी बनवाया था। इस सोजत के किले का भी निर्माण मालदेव ने करवाया था। सोजत के किले की बात करें तो ये किला आता है आपके पाली के अंदर। इस प्रकार से ये मालदेव का जीवन काल था। और आखिरकार यह सिवाना के अंदर रहते हुए मालदेव, सिवाना के अंदर रहते हुए मालदेव 7 दिसंबर 1562 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बोले तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मालदेव की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात इस मालदेव की जो पत्नी रूठ करके गई थी, जिसे हम इतिहास में रूठी रानी कहते हैं, रूठी रानी उमादे, वो मालदेव की पगड़ी के साथ में सती हुई थी। किसी वस्तु के साथ में सती होना अनुमरण कहलाता है। पगड़ी के साथ में सती हुई थी, वो अनुमरण कहलाता है। और यह घटनाक्रम था मालदेव के जीवन से संबंधित। इस प्रकार की घटना घटी थी। अब मालदेव के जो आगे की बात है, मालदेव के पश्चात शासक बनता है राव चंद्रसेन, जबकि बड़ा पुत्र तो उदय सिंह था, राम था, वो नहीं बने, चंद्रसेन बना। क्यों बना, क्यों नहीं बना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें क्या क्या और नवाचार करने चाहिए। धन्यवाद।